नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हॉरर बी पर, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है और उसका नाम रवि है। रवि एक निडर और मस्ती करने वाला लड़का है। बचपन से ही उसने गरीबी को करीब से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं की। जिंदगी उसके लिए बस हंसी मजाक और मौज मस्ती थी। रवि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी काफी होशियार था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जिसने रवि की पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और खौफनाक रात साबित हुई, जिसके कारण वो फिर पहले जैसा नहीं रहा। दोस्तों, अब मैं आपको इसके आगे की कहानी रवि के नजरिए से सुनाने जा रहा हूं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और साथ ही डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 35 साल है। आज मेरी खुद की एक दुकान है और ऊपर वाले की कृपा से वो काफी अच्छी चल रही है। लेकिन कुछ साल पहले सब कुछ अलग था। मैं एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। मेरी सोच भी बिल्कुल अलग थी। लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मैं पहले जैसा नहीं रहा। वो मंजर जो मैंने देखा था, आज भी जब मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको उस वक्त की कहानी सुनाने जा रहा हूं जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था, और अभी भी ये बात बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये घटना आज से पूरे 10 साल पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। बचपन से ही मुझे एडवेंचर पसंद था। पढ़ाई लिखाई में मेरी ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई की। 10वीं पास करने के बाद मैंने आगे नहीं पढ़ा। घर का गुजारा तब मेरे पापा ही चलाते थे। मैं पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहां घूमता रहता, कभी इस जगह तो कभी उस जगह। नई नई जगहों पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पापा हमेशा मुझसे कहते थे, ये आवारागर्दी छोड़ और कोई अच्छा काम धंधा कर। कब तक दोस्तों के साथ यूं ही भटकता रहेगा? लेकिन मैं हर बार उनकी बात को नजरअंदाज कर देता और अपनी मस्ती में लगा रहता। दरअसल मेरी सोच ही थोड़ी अलग थी। मैं मानता था कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब खत्म हो जाए कौन जानता है। कब तक जीना है और कब मर जाना है, इसका किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए मैं यही सोचता था कि जब तक जियो मजे से जियो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी यही सोच मुझे एक ऐसी हकीकत से टकराने पर मजबूर कर देगी जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगा। अब काफी वक्त तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन शायद ये घूमना फिरना और मौज मस्ती ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरे सारे दोस्त काम करने के लिए दूसरी जगह चले गए थे। कुछ लोगों की नौकरी लग गई थी तो कुछ प्राइवेट कोई काम कर रहे थे। सभी दोस्त अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे और अब सिर्फ मैं और मेरा दोस्त रोहन ही बचे हुए थे। रोहन मेरा करीबी दोस्त था, लेकिन अब वो भी काम करने के लिए शहर जा रहा था। उसे भी जाते हुए देखकर मैं काफी दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन जाते जाते मैंने उससे कहा, यार रोहन, मेरे लिए भी कोई काम वगैरह देख लेना। मैं भी कब तक ऐसे ही बेकार बैठा रहूंगा। अगर कोई अच्छा काम मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। मेरी बात सुनकर रोहन मुझसे कहता है, कोई बात नहीं रवि, अगर कोई काम मुझे तेरे लायक दिखा तो जरूर तुझे बताऊंगा। और हाँ, मैं अपने मामा को भी बोल दूंगा कि तेरे लिए कोई काम वगैरह देख लें। दरअसल उसके मामा शहर में रहते थे और रोहन के मामा से मेरी अच्छी बनती थी। जब भी वो रोहन के घर आते तो हमारे यहाँ भी जरूर आते थे। मैं भी उन्हें मामा जी कहकर ही पुकारता था। उसके बाद रोहन भी चला जाता है। अब मैं पूरी तरह से अकेला हो गया था। मेरे साथ अब कोई भी मेरा दोस्त नहीं था, क्योंकि सभी दोस्त अब अपने काम धंधे पर लग गए थे। मैं भी काफी परेशान हो गया था, क्योंकि इस तरह से खुद को पहली बार अकेला महसूस कर रहा था। हालांकि मेरे परिवार ने मुझे थोड़ी हिम्मत भी दी। मेरे पापा भी मुझे इस तरह देखकर परेशान हो गए थे, क्योंकि वो मुझे हमेशा हंसता देखना चाहते थे। जब मैं घूमने फिरने जाता
पापा मुझे कम रोक टोक करते थे। हालांकि वो मुझे ये बात कहते रहते थे कि अब तुम्हारी घूमने फिरने की उम्र खत्म हो गई है, जल्दी से अपनी जिम्मेदारियों को समझो और कोई अच्छा सा काम करके मेरे साथ हाथ बटाओ। रोहन को गए अब काफी दिन हो जाते हैं और वो दिन कुछ हफ्तों में बदल जाते हैं, लेकिन रोहन की कोई खबर नहीं आती। उसका फोन भी ऑफ आ रहा था। उसके बाद मैं भी आवाज छोड़ देता हूं, लेकिन फिर 2 महीने बाद मेरा दोस्त शहर से वापस आता है और फिर वो हमारे घर आता है। उसको वापस आते देख मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं। उसके बाद हम दोनों काफी बातें करते हैं। फिर मैं रोहन से पूछता हूं कि यार रोहन, मैंने तुमको अपने लिए काम ढूंढने को बोला था, तुमने कोई पता ही नहीं दिया। तो मेरी बात सुनकर रोहन मुझसे कहता है कि हाँ यार, पता है, मैं वही बात कहने तो यहां आया था, लेकिन बातों बातों में मुझे ख्याल ही नहीं रहा। उसके बाद वो मुझसे कहता है कि मेरे मामा ने तेरे लिए एक काम ढूंढा है। उसके मुंह से ये वाली बात सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हो जाता हूं और मेरे पापा भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर मैं उससे पूछता हूं कि आखिर कौन सा काम है जो मुझे करना होगा। तो रोहन मुझसे कहता है वो मुझे पता नहीं, वो तो मामा ही जाने, मैंने उनको बोला था। उन्होंने मुझसे कहा कि एक काम है, अगर तुम्हारा दोस्त कर सकेगा तो ठीक है। रोहन के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पापा उससे कहते हैं क्यों नहीं करेगा काम, कोई भी काम हो मेरा बेटा कर लेगा। लेकिन शायद पापा को इस बात की खबर नहीं थी कि जिस काम के लिए वो मेरे लिए हामी भर रहे हैं, वो काम मुझ पर काफी हावी होने वाला था। काम मिलने की खुशी पर मेरे पापा, मैं और मेरा परिवार काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके 1-2 दिन बाद मैं और मेरा दोस्त रोहन शहर के लिए निकल जाते हैं। शहर जाते समय मेरे दिल में अजीब सी खुशी थी। मैं बस यही सोच रहा था कि अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं भी अब ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दूंगा और हर वो सपना पूरा करूंगा जो अब तक अधूरा था। लेकिन शायद मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जितनी खुशी मैं इस सफर पर महसूस कर रहा था, आगे चलकर मेरी जिंदगी उतनी ही खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। अब कुछ घंटों के सफर के बाद हम दोनों शहर पहुंच जाते हैं और फिर मैं रोहन के साथ उसके मामा के घर चला जाता हूं। रोहन के मामा घर पर नहीं थे, वो शायद अभी तक अपनी नौकरी से वापस नहीं आए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि रोहन के मामा जी एक सरकारी अस्पताल में काम करते हैं और शायद अभी तक वो अपनी ड्यूटी से घर नहीं पहुंचे थे। हम जब उसके मामा के घर पहुंचे तो वहां हमें रोहन की मामी मिली, जो मुझसे मेरा हालचाल पूछने लगी। अब थोड़ी देर बाद रोहन के मामा जी भी आ जाते हैं। वो भी मुझसे मेरा हाल पूछते हैं और फिर हम लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। अब बातों ही बातों में रोहन अपने मामा से पूछता है, मामा जी, आपने रवि के लिए कोई काम ढूंढा था ना, तो बताइए क्या काम है। रोहन की बात सुनकर उसके मामा मेरी तरफ देखते हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ कहते हैं, काम तो ढूंढा है, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त कर सकेगा तो ठीक है। मामा जी के मुंह से ये सुनकर मैं उनसे कहता हूं, क्यों नहीं करूंगा मामा जी, आपने मेरे लिए काम ढूंढा है तो मैं जरूर करूंगा। मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए रुकते हैं और फिर कहते हैं, बेटा, काम वॉचमैन का है, सैलरी भी अच्छी मिलेगी, जिससे तुम्हारे परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। अब उनकी बात सुनकर मैं बिना कुछ सोचे समझे कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं मामा जी, मैं ये वॉचमैन की नौकरी जरूर करूंगा। फिर मेरी बात सुनकर वो थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, पूरी बात तो सुन लो। अब मैं हल्का सा चौंकता हूं और कहता हूं, बोलिए मामा जी। उसके बाद वो मेरी आंखों में देखकर धीमी आवाज में कहते हैं, नौकरी वॉचमैन की जरूर है, लेकिन तुम्हें मुर्दा घर का पहरेदार बनना होगा। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता हूं। मुर्दा घर का वॉचमैन, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगते हैं। अब रोहन के मामा मेरी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें बस उस मुर्दा घर की पहरेदारी करनी होगी, वहां का जो भी काम होगा वो तुम्हें अस्पताल वाले समझा देंगे। मेरी अच्छी जान पहचान है अस्पताल में, उन्हें एक वॉचमैन की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है। अब तुम्हें तय करना है कि क्या तुम ये काम करोगे या नहीं। दोस्तों, मैं अपनी बात करूं तो मैं बचपन से ही निडर था। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था। भूत प्रेतों पर मैं विश्वास नहीं करता था। इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे कहा, कोई बात नहीं मामा जी, मैं ये काम करूंगा, बस आप इतना बता दीजिए कि मुझे कब से काम शुरू करना है। अब मामा जी ने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम कल से ड्यूटी पर जा सकते हो।
इतना सुनते ही रोहन मेरी तरफ देखकर थोड़ा चिंतित सा होकर कहता है, यार रवि, एक बार फिर से सोच ले, तू कर तो लेगा ना ये काम। अब मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूं, अरे यार, इसमें सोचने की क्या बात है, करना क्या है, बस पहरेदारी ही तो करनी है। अगले दिन मैं अस्पताल पहुंच जाता हूं और सीधे मुर्दा घर के पास जा पहुंचता हूं। वहां मेरी मुलाकात अधेड़ उम्र के एक आदमी से होती है जो वहां का पुराना चौकीदार था। वो मुझे मुर्दा घर का सारा काम समझाने लगता है। मुर्दा घर के पास ही एक छोटा सा केबिन था जो चौकीदारों के आराम करने के लिए बनाया गया था। वहां से बाहर का पूरा नजारा दिखता था, सुनसान गलियारे, अस्पताल की धीमी धीमी टिमटिमाती लाइटें और गहरी खामोशी। कुछ देर बाद वो बूढ़ा चौकीदार मुझे मुर्दा घर के अंदर ले जाता है। अंदर का माहौल अजीब और भारी था। एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैली हुई थी, जैसे वहां मौत की परछाइयां बसती हों। अंदर कई स्टील की टेबलें थीं जिन पर सफेद कपड़ों से ढंके शव पड़े थे। एक तरफ बड़े बड़े लोहे के फ्रिज थे जिनमें लाशों को रखा जाता था। उन फ्रिजों से हल्की हल्की ठंडी भाप निकल रही थी, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। अंदर पहुंचते ही वो मुझे वहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझाने लगता है। लाशों को कैसे रखा जाता है, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं और चौकीदार की असली जिम्मेदारी क्या होती है। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो ये सब सालों से दोहराता आ रहा हो। कमरे की दीवारों पर हल्के हल्के पीले दाग थे। शायद वक्त और नमी ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया था। कोने में एक पुराना बल्ब टंगा था जो धीमे धीमे टिमटिमा रहा था। उसकी हल्की झपकती रोशनी से दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बन रही थीं। एक कोने में औजार रखे थे, धारदार चाकू, कैंचियां और स्टील के बड़े हुक। अंदर घुसते ही मेरे बदन में अजीब सी झुरझुरी दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी मुर्दा घर को इतने करीब से देखा था। वहां की निस्तब्धता असहनीय थी, जैसे किसी ने वहां की हवा को भी बांध दिया हो। उसके बाद मैं और वो बूढ़ा वॉचमैन उस मुर्दा घर से बाहर आ जाते हैं। सब कुछ समझाने के बाद वो मुझसे कहता है, मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया है, अगर फिर भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। उसके बाद वो मुझसे कहता है, आज तुमने अपने काम के बारे में जान लिया है कि तुमको क्या करना है। अब तुम जा सकते हो, क्योंकि आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। आज तुमको काम समझाना था, जो कि मैंने तुमको बता दिया है। तुम्हारी ड्यूटी कल से शुरू होगी और तुम्हारी जो शिफ्ट होगी वो रात के वक्त होगी। ठीक समय पर पहुंच जाना। उसके बाद वो मुझे कहता है, एक बात और मैं तुमको बोलना चाहता हूं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। रात के वक्त जब भी तुम यहां ड्यूटी करोगे, इस मुर्दा घर के अंदर से अगर कोई भी आवाज सुनोगे तो गलती से भी दरवाजा मत खोलना और अंदर जाने की गलती बिल्कुल मत करना। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बातों को ध्यान में रखना। उस वॉचमैन की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है और मैं सोचता हूं कि आखिर ये वॉचमैन मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि दरवाजा मत खोलना, रात को चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैं उससे कहता हूं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि रात के वक्त अंदर मत जाना, दरवाजा मत खोलना। तो मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहता है, जितना तुमको बोला गया है उतना ही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो भी मैं कह रहा हूं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं। उसके बाद वो वॉचमैन वहां से चला जाता है और मैं भी वहां से चला जाता हूं। लेकिन मैं काफी देर इस बात पर सोचता हूं कि आखिर वो वॉचमैन ऐसा क्यों कह रहा था, कि वो जो भी कह रहा है मेरी भलाई के लिए बोल रहा है। लेकिन उसके बाद मैं सोचता हूं कि शायद इस बूढ़े वॉचमैन का दिमाग खराब हो गया है, जो ये ऐसा बोल रहा है। अगर मैं वॉचमैन हूं तो मुझे हर चीज को देखना पड़ेगा ना। फिर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस दिन आराम करता हूं। अब अगले दिन मैं ड्यूटी पर नहीं जाता, क्योंकि ड्यूटी तो मेरी रात की शिफ्ट में थी। और फिर दिन बीत जाने के बाद रात आ जाती है और मैं अपनी शिफ्ट के समय अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता हूं। ड्यूटी पर पहुंचने के बाद मैं उस मुर्दा घर का दरवाजा नहीं खोलता, बस उसके बाहर लगी एक कुर्सी पर बैठ जाता हूं। रात का वक्त था और उस जगह का माहौल काफी अजीब सा लग रहा था। उस पूरे हाल में मेरे अलावा वहां कोई भी नहीं था। काफी देर तक बैठने के बाद मैं अपना मोबाइल निकालता हूं और फिर उसे कुछ देर चलाता हूं। अब कुछ देर तक मोबाइल चलाने के बाद मुझे नींद आ जाती है और मेरी आंख लग जाती है। मैं उसी कुर्सी पर ही सो गया था जो उस मुर्दा घर के बाहर लगी हुई थी। हालांकि मैं काफी देर तक जागता रहा था, लेकिन ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद मेरी आंख लग गई थी। अब थोड़ी देर सोने के बाद मेरे कानों में कुछ फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है।
दोस्तों, वो फुसफुसाहट ऐसी थी जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। काफी देर तक ऐसा होने के बाद अचानक से एक तेज हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकरा जाता है और फिर अचानक से मेरी नींद टूट जाती है। ये सब होने के बाद मुझे काफी अजीब लगता है और मैं थोड़ा सा डर भी जाता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उस हाल में वो हवा का झोंका आया कहां से था जो मेरे चेहरे से टकराया था। और मैं ये भी सोच रहा था कि जो मेरे कानों में फुसफुसाहट आ रही थी जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, वो सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि हो सकता है ये मेरा सपना ही हो और इसी वजह से ये सब मुझे महसूस हुआ हो। और फिर अचानक से मेरी नींद टूट जाती है। ये सब होने के बाद मुझे काफी अजीब लगता है और मैं थोड़ा सा डर भी जाता हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि उस हाल में वो हवा का झोंका आया कहां से था जो मेरे चेहरे से टकराया था। और मैं ये भी सोच रहा था कि जो मेरे कानों में फुसफुसाहट आ रही थी जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, वो सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि हो सकता है ये मेरा सपना ही हो और इसी वजह से ये सब मुझे महसूस हुआ हो। उसके बाद मैं जाग जाता हूँ और फिर कुछ वक्त बाद सुबह हो जाती है। अब अगले दिन मैं बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था क्योंकि पिछली रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए उस कुर्सी पर सो गया था, लेकिन वो नींद मेरे शरीर की थकान मिटाने के लिए काफी नहीं थी। मुझे सच में आराम की सख्त जरूरत थी क्योंकि मैं रात को जागने का आदी नहीं था। और फिर कल तो मेरा पहला दिन था ड्यूटी पर, शायद इसीलिए मुझे ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। आदत बहुत जरूरी होती है और अभी तो मैं अपनी ड्यूटी पर नया था। रात में जागने की आदत न होने के कारण मेरा शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे दिन भर थोड़ा बहुत आराम कर लिया था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अब मुझे फिर से ड्यूटी पर जाना था और इस बार मैं सही समय पर पहुंच जाता हूं। इस बार ड्यूटी पर पहुंचने के बाद मुझे मुर्दा घर का दरवाजा खुला मिलता है और वहां पर मुझे अस्पताल के 3 से 4 आदमी भी दिखते हैं। शायद वो किसी आदमी की लाश को लेकर आए थे और उस लाश को वो आदमी मुर्दा घर के अंदर डालने आए थे। मैं भी उन लोगों के साथ उस मुर्दा घर के अंदर चला जाता हूं। मुर्दा घर की ठंडी हवा एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही मैंने उस लाश पर नजर डाली, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो किसी आदमी की लाश थी, लेकिन उसकी हालत इतनी भयानक थी कि मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर फूला हुआ था, जैसे वो कई दिनों तक पानी में डूबा रहा हो। उसकी चमड़ी सड़ चुकी थी, जगह जगह से लटक रही थी और उसकी आंखें यूं लग रहा था जैसे वो अब भी मुझे घूर रही हों। पूरे कमरे में एक अजीब सी सड़ान भरी हुई थी जिससे मेरा दम घुटने लगा। वो लोग लाश को एक स्टील की टेबल पर रखते हैं और फिर उसके ऊपर सफेद कपड़ा डालकर वहां से चले जाते हैं। मैं भी उनके साथ बाहर आकर मुर्दा घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देता हूं। लेकिन आज का माहौल कल से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। रात अपने चरम पर थी, बाहर घना अंधेरा था और हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही थी। हाल में जल रहा पुराना बल्ब मंद रोशनी दे रहा था, जो माहौल को और भी खौफनाक बना रहा था। ठंड से बचने के लिए मैंने अपनी जैकेट की जिप पूरी तरह से बंद कर ली ताकि मुझे ज्यादा ठंड न लगे। उसके बाद मैं उस केबिन में चला जाता हूँ। थोड़ी देर उस केबिन में रहने के बाद मुझे थोड़ी घुटन महसूस होने लगती है और मैं फिर से उस केबिन से बाहर आ जाता हूँ और फिर से उस मुर्दा घर के बाहर लगी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। कल की तरह मैं फिर से अपनी जेब से मोबाइल निकालता हूँ और उसे चलाने लगता हूँ। अब काफी देर मोबाइल चलाने के बाद मुझे फिर से नींद आने लगती है और मैं कल की तरह ही उस कुर्सी पर फिर से सो जाता हूँ। अब थोड़ी देर सोने के बाद मुझे मुर्दा घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी तेज थी कि मैं एकदम चौंक जाता हूँ और मेरी नींद टूट जाती है। नींद खुलने के बाद मैं दरवाजे की तरफ ध्यान से देखता हूँ, लेकिन इस बार वहां सब कुछ बिल्कुल शांत था। मेरा मन कर रहा था कि दरवाजा खोलकर देखूं कि आखिर जो मैंने सुना वो हकीकत थी या मेरा वहम। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि हो सकता है ये सिर्फ मेरा भ्रम हो, इसीलिए मैं उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता हूं। काफी देर बैठने के बाद मेरी आंखों में फिर से नींद की झपकियां आने लगती हैं। अभी मैं ठीक से झपकी भी नहीं ले पाया था कि अचानक मुझे किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत
किसी भयानक तकलीफ से तड़प रही हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो आवाज मुर्दा घर के अंदर से आ रही थी। उस आवाज को सुनकर मैं बुरी तरह चौंक जाता हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए इस मुर्दा घर में कौन हो सकता है। जब मैंने ये दरवाजा बंद किया था तो वहां सिर्फ लाशें थीं और कोई नहीं। अब मेरे माथे पर पसीना छलकने लगा था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वो रोने की आवाज भी और तेज होती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके उस मुर्दा घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे उस बूढ़े चौकीदार की बात याद आई जिसने मुझसे कहा था, कुछ भी हो जाए रात के वक्त इस मुर्दा घर के अंदर मत जाना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है, फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोई मेरे साथ शरारत कर रहा हो। आखिर इतनी रात को मुर्दा घर में कोई कैसे हो सकता है? ये जरूर किसी की कोई चाल होगी। हो सकता है कोई चाहता हो कि मैं डर जाऊं और फिर ये नौकरी छोड़कर चला जाऊं और फिर मेरी जगह वो ये नौकरी कर ले। इसी सोच के साथ मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। अब जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है। फिर मैं धीरे धीरे मुर्दा घर के अंदर जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वहां का नजारा बेहद डरावना था। अचानक मुर्दा घर के अंदर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। लाइट्स का बार बार ऑन और ऑफ होना मुझे अंदर तक अजीब सा एहसास दिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उनके साथ खेल रही हो। मेरा मन घबरा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इस लाइट को क्या हो गया। मुर्दाघर के अंदर की ठंडक अब हड्डियों में चुभने लगी थी। कमरा पहले से ही ठंडा था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे चारों तरफ बर्फीली हवा बह रही हो। मेरा जिस्म कांपने लगा और फिर एक झटके में पूरी लाइट गुल हो गई। चारों ओर घना डरावना अंधेरा पसर गया। अब वहां बस एक भयानक सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बेहद करीब खड़ा हो, बिना हिले, बिना कोई आवाज किए। मैंने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च ऑन की, जो मेरे पास ही थी। वो रोने की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी। मैंने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां मुझे सिर्फ मुर्दाघर में पड़ी हुई लाशें ही नजर आ रही थीं, जो उन स्टील की ठंडी मेजों पर लेटी हुई थी। वो रोने की आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी, लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, तभी मेरी नजर एक टेबल पर पड़ी। ये टेबल भी उन्हीं दूसरी मेजों की तरह थी जिन पर लाशें रखी जाती थीं, लेकिन ये टेबल खाली थी। पर वो आवाज उसी टेबल वाली तरफ से आ रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और उस टेबल की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ही मैं उस टेबल के पीछे देखता हूं, मेरी हालत बेहद खराब हो जाती है। दोस्तों, मैं देखता हूं कि एक औरत जमीन पर बैठी है। उसने सफेद रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे और वो अब भी रो रही थी। उसे इस तरह बैठे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। डर मेरी रगों में दौड़ने लगा। मेरी टॉर्च की पूरी रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मैं सोचता हूं कि आखिर ये औरत कौन है और ये यहां क्या कर रही है। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत करके उससे पूछता हूं, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? लेकिन मेरी बात का उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रहती है। उसका इस तरह लगातार रोते रहना मुझे काफी अजीब लग रहा था और अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा था। लेकिन फिर मैं सोचता हूं, शायद ये कोई पागल औरत है जो इस तरह रो रही है आधी रात को। भला कौन औरत इस तरह बैठकर रोएगी? उसके बाद मैं गुस्से में उस औरत से कहता हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? और तभी मुर्दा घर का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। दरवाजे की इतनी जोर से आवाज आने की वजह से मैं बुरी तरह से डर जाता हूं। अब मैंने झटके से टॉर्च दरवाजे की ओर घुमाई और वहां से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तभी अचानक से मुझे किसी के हंसने की आवाज आती है और वो हंसी काफी ज्यादा भयानक और डरावनी होती है। उस पूरे मुर्दा घर में वो हंसने की आवाज गूंज रही थी। उस हंसी को सुनकर मैं काफी डर जाता हूं और वो हंसने की आवाज मेरे पीछे से ही आ रही थी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि वो हंसी उसी औरत की होती है जो अभी कुछ देर पहले रो रही थी। उस हंसी को सुनकर मैं एकदम से अपनी टॉर्च
उस औरत पर लगाता हूं और मेरा शक सही निकलता है। ये हंसी उसी औरत की थी। अब वो जोर जोर से हंस रही थी। उसे इस तरह हंसते देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा था और मैं डर भी रहा था, लेकिन मैं उसे जताना नहीं चाहता था कि मुझे डर लग रहा है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत कौन है जो कभी हंसती है तो कभी रोती है। लेकिन फिर मैं थोड़ी हिम्मत करके उसे गुस्से में कहता हूं, तू जो भी है चुपचाप यहां से चली जा। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक औरत है। मुझे डराने की कोशिश मत कर, मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूं। दोस्तों, मुझे उस औरत के पागल होने के साथ साथ ऐसा भी लग रहा था कि ये जरूर किसी की कोई चाल हो सकती है। शायद कोई मुझे डराकर यहां से भगाना चाहता हो ताकि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। यही सब सोचकर मैंने उस औरत से कहा, मैं तेरे जाल में फंसने वाला नहीं हूं, मुझे डराने की कोशिश मत कर। अब जैसे ही मैंने ये कहा, वो औरत हंसना बंद कर देती है। अब वो एक भयानक आवाज में बोलती है, अभी तो मैंने तुझे डराया ही कहां है। उसके मुंह से ऐसा सुनकर मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जिस आवाज में उस औरत ने मुझसे ये कहा, वो आवाज इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी और औरत दोनों एक साथ बोल रहे हों। और फिर ऐसे कहने के बाद वो अचानक से अपने सर को ऊपर की तरफ करती है। अब जैसे ही उसने अपना सर ऊपर की तरफ किया, मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और मैं पूरी तरह से कांप जाता हूं। मेरा पूरा जिस्म जैसे सुन्न पड़ गया था। मैं एक जिंदा लाश की तरह खड़ा था। इतना भयानक चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस औरत की आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी और उसके होंठ भी फटे हुए थे। काफी गंदे, बाहर की तरफ निकले हुए दांत, लंबे सफेद नाखून जो खून से भरे पड़े थे। उसके हाथ भी खून से सने हुए थे। इतना भयानक नजारा देखकर मेरी रूह कांप जाती है। अब धीरे धीरे वो औरत खड़ी हो जाती है और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगती है। उसे अपनी तरफ बढ़ता देख मेरी टांगें कांप जाती हैं। मैं थोड़ी हिम्मत करके अपने पैरों को पीछे की ओर बढ़ा रहा था। अभी मैंने मुश्किल से 2 कदम ही पीछे लिए थे कि अचानक से मुझे अपने कंधे पर पीछे की तरफ से किसी का हाथ महसूस होता है। अब जैसे ही वो हाथ मेरे कंधे पर पड़ता है, मैं एकदम से पीछे मुड़ता हूं और जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ता हूं, मैं थर थर कांपने लगता हूं। दोस्तों, मैं देखता हूं कि मेरे पीछे वही आदमी खड़ा था जिसकी लाश कुछ देर पहले उस मुर्दा घर में लाई गई थी, जिसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। उसका पूरा शरीर फूला हुआ था और उस वक्त वो आदमी काफी ज्यादा भयानक नजर आ रहा था। उसके शरीर पर मांस के चीथड़े लटक रहे थे और उसकी आंखें काफी बड़ी बड़ी लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बाहर गिर जाएंगी। इतना डरावना नजारा देखकर मैं फर्श पर गिर जाता हूं और काफी जोर से चीखता हूं। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर किसी तरह दरवाजे के पास पहुंच जाता हूं। दरवाजे पर पहुंचने के बाद मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो दरवाजा जैसे जाम हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद कर दिया हो। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो मैं जोर जोर से उस पर मारने लगता हूं ताकि कोई मेरी आवाज सुनकर मेरी मदद के लिए आ जाए। अब डर के मारे मेरी टॉर्च भी मेरे हाथ से गिर जाती है। मैं पूरी ताकत से चीख रहा था, लेकिन शायद मेरी चीखें उस मुर्दा घर से बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता हूं और जो कुछ मैं देखता हूं उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, मैंने देखा कि सभी लाशें खड़ी हो गई थीं और वो सब मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मुर्दा घर के अंदर जो फ्रीजर थे वो भी जोर जोर से बजने लगे। अब मैं सिर्फ भगवान से अपनी जान की भीख मांग रहा था, हे भगवान मुझे बचा लो। लेकिन शायद मेरी दुआओं का भी कोई असर नहीं हो रहा था। अब वो सभी लाशें मेरे काफी करीब पहुंच चुकी थीं। उन्हें इतना करीब आता देख मैं घबराकर जमीन पर गिर जाता हूं और फिर बेहोश हो जाता हूं। उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब मुझे होश आती है, मैं खुद को एक बिस्तर पर देखता हूं जो कि अस्पताल का लग रहा था और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपने आप को काफी ध्यान से देखता हूं और मैं सोचता हूं, क्या मैं सच में जिंदा हूं? तभी मेरी नजर मेरे दोस्त रोहन पर पड़ती है जो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था।
उसके मामा भी वहीं थे। मैंने घबराकर रोहन से पूछा, मैं यहां कैसे पहुंचा? रोहन ने जवाब दिया, तुम उस मुर्दा घर के अंदर बेहोशी की हालत में मिले थे। तुम्हें वहां से उस बूढ़े चौकीदार ने निकाला था। जब तुम्हें यहां लाया गया तब तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि मेरे पूरे जिस्म पर अजीबोगरीब निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने अपने पंजों से मुझे नोचने की कोशिश की हो। तभी वो बूढ़ा चौकीदार मेरे पास आता है और गहरी आवाज में मुझसे कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना उस मुर्दा घर में अंदर जाने से। उसकी बात सुनकर मैं बेहद शर्मिंदा हो जाता हूं। उसके बाद मैंने अपने गांव में ही एक दुकान खोली और भगवान की कृपा से वो अच्छी चली। अब मेरे घर का गुजारा अच्छे से होने लगा था और पापा भी काफी खुश थे। लेकिन आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं उन दोस्तों की ओर जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें अपना प्यार और समर्थन दिया। तो चलिए सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। पहले हैं विकास बंगुर, दांदेली, कर्नाटक से। सोनू सेन हैं राजस्थान से। सोनी हैं लुधियाना से। धवल वाया हैं गुजरात से। अली शब्बीर हैं कोलकाता से। एहसान उल्लाह हैं पाकिस्तान से। एमी मोदी हैं अरुणाचल प्रदेश से। साहिल खान हैं लखनऊ से। रोहित सिंह हैं बल्लेसा जम्मू कश्मीर से। पन्नू हैं पंजाब से। चिंटू सिंह हैं भारत से। रविंद्र हैं आगरा से। जहरा हनीफ हैं बेंगलोर से। सुनील, नीरू और रुचितक हैं बीकानेर राजस्थान से। मंगला तामांग हैं नेपाल से। हेमंत हैं पुणे से। किशोर कुमार हैं लखीसराय से। नरेश शर्मा हैं मॉस्को रूस से। प्रशांत हैं नागपुर महाराष्ट्र से। अरुण हैं अयोध्या से। यम बहादुर हैं नेपाल से। प्रिंस हैं उत्तर प्रदेश से। जग्गी पन्नू हैं कनाडा से। रामेश जाट हैं किशनगढ़ राजस्थान से। मदीहा हैं पाकिस्तान से। हरेश कुमार पंडित हैं बोटाद गुजरात से। तुइर रिहाम हैं अरुणाचल प्रदेश से। मयूर हैं मुंबई से। प्रसेनजीत मानसी हैं विष्णुपुर उत्तर दिनाजपुर से। मोहम्मद मंसूर हैं दिल्ली से। लवेश सोनी हैं महाराष्ट्र से। खारपुर हैं सिंध पाकिस्तान से। सुमित राणा हैं उत्तराखंड से। रांची विनोद हैं नंगल डैम पंजाब से। मयंक हैं उत्तराखंड से। जितेंद्र लोधी हैं रायसेन से। सिंगर धीरज धमाका हैं बिहार से। राशिद हैं जम्मू से। सुतीक्षण हैं चंदौली उत्तर प्रदेश से। सलमान काजी हैं जयपुर राजस्थान से। नवाज खान हैं हैदराबाद से। सोनू रावत हैं चेन्नई से। रुस्तम हैं पाकिस्तान से। एल्फ्रेड हैं नागालैंड से। अली मुर्तजा झरकारी हैं पाकिस्तान से। पुष्पेंद्र कुमार हैं आगरा से। अमित हैं दरभंगा बिहार से। शादाब खान हैं पाकिस्तान से। रत्ना मानिक हैं असम से। मोबीन हैं अर्गुपुर उत्तर प्रदेश से। दिप्शु हैं दार्जिलिंग से। शाजिया शमशी हैं मुबारकपुर से। मजीद हैं मालदीव से। वसीम पठान हैं जयपुर से। राज हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से। प्रथम शेवाड़े हैं यवतमाल से। अभिनव बोरदोलोई हैं असम से। डब्बू राजभर हैं बनारस से। रतन कश्यप हैं बाराबंकी से। बेनाम हैं मियांवाली पंजाब पाकिस्तान से। प्रभाकर शर्मा हैं उत्तर प्रदेश से। शोभा अशोक हैं हरियाणा से। और सबसे आखिर में हैं सैयद अमान। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें बताया कि वो कहां से हमारी कहानियां सुनते हैं और उन्हें हमारी कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, हमारी पिछली कहानी पर आप सबने इतना प्यार दिया जिसकी वजह से हमने 7000 सब्सक्राइबर्स की संख्या को पार कर लिया है। इस प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। इसके साथ ही आप सबसे अलविदा कहना चाहता हूं। बाय दोस्तों।